वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंस में हम चैप्टर 10 फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और हाउ फॉरेस्ट हेल्प अस पढ़ा था। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करता है और एनिमल जो हैं वो प्लांट्स पर क्यों डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स का और एनिमल्स की दोनों के बीच में क्या इंटरडिपेंडेंसी है, फूड चेन क्या होता है और फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे किया जाए। तो इसमें हम एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट गिव प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट जो है वो वन्य जीवों को, वन्य जीव जंतुओं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू द वाइल्ड एनिमल्स। तो जो वन्य जीव हैं उन्हें ये शेल्टर प्रोवाइड करता है और जंगली जीव जंतुओं का ये क्या होता है, घर होता है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटाट फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट जो है वो वन्य जीवों के लिए क्या है, प्राकृतिक आवास होता है। एज दे इजीली ऑब्टेन देयर फूड एंड सेफ गार्ड देमसेल्व्स। और यहाँ पर इसी वजह से ये क्या करते हैं, आसानी से फूड को ऑब्टेन करते हैं और सावधानी पूर्वक खुद को रख पाते हैं। ठीक है। शेल्टर फॉर एवरी एनिमल इज प्रोवाइडेड इन द फॉरेस्ट। तो जंगल में या वन में अगर हम बात करें तो बहुत सारे वाइड वेराइटी की प्रजातियां पाई जाती हैं जीवों की, और इन्हें जो है हर प्रत्येक जीव को जो है फॉरेस्ट शेल्टर प्रोवाइड करता है। डेसिडियस फॉरेस्ट गिव शेल्टर टू द टाइगर्स, बियर्स, लेपर्ड्स, बोर्स एंड वाइल्ड बफेलोज। तो जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं ये किसे शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, टाइगर्स को, बियर्स को, लेपर्ड्स को, बोर्स को और जो जंगली भैंसें होते हैं उन्हें। डियर, एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड राइनोज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिल्स। तो नॉर्थ ईस्ट हिल्स में ये जो है अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की उत्तर पूर्वी जो पहाड़ियां हैं वहाँ के जंगलों में हिरण, हाथी और टाइगर और गेंडे पाए जाते हैं। A large variety of birds and reptiles are found in all forests। तो सारे जंगलों में बहुत सारी किस्म के पक्षी और रेंगने वाले जीव यानी सरीसृप प्रजाति के जीव भी पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स यानी जिसमें स्नेक आते हैं, रेंगने वाले, क्रॉल करने वाले एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स। अब एनिमल प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं कैसे, और प्लांट्स भी एनिमल पर डिपेंडेंट रहते हैं। इनके बीच में एक इंटरडिपेंडेंसी होती है। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। तो हम जानते हैं सभी जीव जो होते हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से पौधों पर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए। Monkeys and apes live in the trees and sleep safely on the branches. Several birds make their nest in the trees. They use different types of plants materials to build their nest, such as dry twigs, leaves, etc. तो बंदरों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लंगूर और बैबून, एप्स, गोरिल्ला, ये सब क्या करते हैं, चिंपांजी वगैरह, ये सब जो है पेड़ों पर रहते हैं और पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं उन पर ये लटके हुए रहते हैं और पेड़ों की जो ब्रांचेस होती हैं वहाँ पर ये सेफली सोते भी हैं, आराम भी करते हैं। और पेड़ों पर रहने की वजह से ही इन्हें अर्बोरियल एनिमल्स भी कहते हैं। तो अर्बोरियल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पेड़ों की शाखाओं पर रहते हैं, ट्री टॉप्स पर रहते हैं। कुछ अगर हम बात करें, अनेक पक्षी जो हैं वो पेड़ पौधों को अपना घर मानते हैं, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं वो अपना नेस्ट पेड़ों की शाखाओं पर ही बनाती हैं और पेड़ जो है उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता है। और जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला बनाने के लिए अलग अलग प्लांट मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि टहनियाँ हैं और पौधों की पेड़ों की टहनियाँ हैं और पत्तियों का यूज़ करके ये अपना नेस्ट बनाते हैं। मैनी इंसेक्ट्स लिव इन ट्रीज एंड प्लांट्स लाइक बीटल एंड बटरफ्लाइज एंड हनी बीज। अब ये जो ट्रीज होती हैं इसमें जो है बहुत सारे टाइप्स के इंसेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे कि बीटल्स हैं, चींटियां हैं और ये
तितलियां हैं, मधुमक्खियां भी अपना घर इसे मानती हैं, इस पे अपना घर बनाती हैं। मधुमक्खियां पेड़ों पर अपना छत्ता बनाती हैं। प्लांट्स प्रोवाइड शेड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट एंड रेन। तो प्लांट्स क्या प्रोवाइड करता है? शेड प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ये शेड और प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करेगा? ये हीट से और रेन से, ठीक है। तो हीट और रेन से बचाने का काम करते हैं प्लांट्स। नाउ plant give out oxygen during the process of making their own food. Animals use this oxygen for their respiration. तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं पानी की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें एनिमल से मिलता है और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। और ये एक प्रोसेस करते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस होती है पौधों की, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के टाइम में ये जो है, जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो ऑक्सीजन गैस जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन गैस पौधों के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होती है, और ये ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायिनी होती है। और ये हमारी जो लाइफ प्रोसेस है, जैविक प्रक्रियाएं हैं, उसमें वाइटल रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये एनिमल्स यानी कि हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो हम एनिमल जो हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं, और जो अदर एनिमल्स हैं वो इस ऑक्सीजन का यूज रेस्पिरेशन की प्रोसेस में करते हैं। नाउ प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स। अब पौधे भी एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। हाउ? लेट्स सी। द एक्सक्रीटा of animals and the decomposed dead bodies of animals add nutrients to the soil. These nutrients then become available to the plants. These nutrients help in better growth of plants. अब एनिमल्स का जो यूरिन है और जो डंक होता है, एनिमल डंक वगैरह होता है, इसे एक्सक्रेटा बोलते हैं एनिमल्स का। और इनकी जो डेड बॉडीज होती है एनिमल्स की, और ये क्या करते हैं सब, ये मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनके अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एनिमल्स का जो यूरिन वगैरह है, एनिमल डंक्स हैं, और इनकी जो डेड बॉडीज होती है एनिमल जो कि मर जाते हैं, मरने के बाद इनकी बॉडी जो है डिकम्पोज हो जाती है डिकम्पोजर्स के द्वारा। तो बैक्टीरियाज हैं, फंगस वगैरह, इनको डिकम्पोज कर देते हैं और इन्वायरमेंट में मिक्स कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है इनकी, न्यूट्रिएंट्स की, जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनको, उनकी मात्रा को ये बढ़ा देते हैं, उनकी क्वालिटी को ये बढ़ा देते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया था, ये पौधों के लिए अवेलेबल हो जाता है और पौधे इसमें अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाते हैं, ठीक है। एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हम जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कौन सी गैस का रिमूवल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिमूवल करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फूड प्रिपेयर करने में, और पौधे इस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और जो है अपने लिए भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। इन सम प्लांट्स पॉलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कीटों के द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है, बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है, और बैट्स के द्वारा यानी चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है। पॉलिनेशन मतलब जो है एक पौधे से दूसरे पौधे के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन्हें ट्रांसफर करना। तो ये बाय इंसेक्ट होता है, बाय ह्यूमन बींग्स भी होता है, बाय एयर, बाय वाटर भी होता है, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि बर्ड्स, वाटर, एयर इन और जो है पक्षियों के द्वारा किया जाता है। जब बर्ड्स क्या है, यहाँ पे मैमल होते हैं, और ये बर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये मैमल्स होते हैं, ये स्तनधारी जीव होते हैं। और स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 7 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़ा है कि इंसेक्ट्स जो पॉलिनेशन करते हैं उसे इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं, और वाटर जो पॉलिनेशन करता है, यानी रेन वाटर, जब बारिश होती है तो पानी के बहाव से क्या होता है, पौधों के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर के,
वो एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, दूसरे पौधों से मिल जाते हैं। और वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। इंसेक्ट के थ्रू होता है या बाय इंसेक्ट होता है तो उसे इंसेक्ट पॉलिनेशन कहेंगे। बर्ड्स के थ्रू होता है तो इसे ऑर्निथोफिली कहेंगे। और बैट्स के थ्रू होता है तो इसे हम कहेंगे चिरोटेलीफिली। नाउ एनिमल्स जो हैं, animals unknowingly disperse the seeds and these help in better distribution of space, minerals and water for the development of seeds। तो हम जानते हैं कि एनिमल्स क्या करते हैं, जो बिना सोचे समझे ये जो बिना कोई प्लान किए और जानबूझकर जो है या बिना जाने समझे ये क्या करते हैं, सीड को डिस्पर्स करते हैं। अब कैसे, सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस में एनिमल्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इससे जो है पौधों को, बीजों को एक स्पेस मिलती है, मिनरल्स, वाटर मिलता है। तो सीड डिस्पर्जन से जो है प्रॉपर स्पेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मिनरल्स और वाटर मिलते हैं पौधों को, जिससे सीड का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है। अब फूड चेन क्या है ना, फूड चेन लिविंग थिंग्स किस पर डिपेंडेंट रहती हैं। हम जानते हैं लिविंग थिंग्स जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, अ डियर नीड्स ग्रास टू लिव एंड अ लायन नीड्स डियर टू लिव। अब जैसे अब एक हिरण को जिंदा रहना है तो उसके लिए उसे घास चाहिए, और अगर एक शेर को जीवित रहना है तो उसे हिरण को खाना होगा या शाकाहारी जीवों को खाना होगा। शाकाहारी जीव उसका भोजन होते हैं। इन दिस एग्जाम्पल, अ डियर इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द ग्रास एंड लायंस डिपेंडेंस ऑन ग्रास इज इनडायरेक्ट। ठीक है। तो जो डियर घास खाता है तो हिरण जो है वो डायरेक्टली घास पर डिपेंडेंट है, पौधों पर, प्लांट प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए। लेकिन जो लॉयन है वो इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट होगा, डियर पे। ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली जो है वो ग्रास को नहीं खा रहा है, हिरण खाता है घास को। और घास से क्या मिलता है, हिरण को एनर्जी मिलेगी, वो उसका भोजन होगा। फिर शाकाहारी जीव यानी हिरण घास को खाएगा, तो घास जो है वो डायरेक्टली जो है लॉयन की बॉडी में जा रही है, क्योंकि हिरण जो है घास खाते हैं और शेर जो है घास नहीं खा सकता, इसलिए वो हर्बीवोरस शाकाहारी जीवों को खाते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंसी होती है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होती है। ठीक है। अब हम स्मॉल मैनर में बात करें तो सारे प्लांट्स, पक्षी, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, फिश, ये सब क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं अपनी जो फूड चेन को चलाने के लिए। फूड चेन को हिंदी में खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और आप इस तरह से देखेंगे, जैसे घास है, इससे पहले कौन खाएगा, ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन ईट करता है, स्नैक। स्नैक को कौन खाता है, ईगल। ठीक है। और ईगल जो है स्कैवेंजर है। जब इसकी डेथ होती है तो इसकी डेथ के बाद क्या होगा, इसकी बॉडी को डिकम्पोज करने का काम यानी इन्वायरमेंट में मिक्स करने का काम छोटे छोटे माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया करते हैं, जर्म्स करते हैं, या हम बोलें फंगस करते हैं। इसकी इनकी बॉडी को पूरी तरह से मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। और फिर क्या होता है, उस मिट्टी पे कौन ग्रो करता है, पौधे, हरे पौधे, घास वगैरह ग्रो करती हैं। ये फूड चेन है। और ये क्यों ज़रूरी होता है, ताकि इससे क्या हो, हमारे जो पर्यावरण का संतुलन है वो बना रहता है। अगर हम इसमें से क्या करें, घास को हटा दें तो घास को हटा देंगे, घास नहीं होगी। अगर हम बात करें कि एक जंगल है, उसमें घास है, बहुत सारी घास है, और वहाँ शाकाहारी जीव रहते हैं, हिरण रहते हैं, हिरण की संख्या ज़्यादा हो गई, वहाँ कोई मांसाहारी जीव नहीं है। तो क्या होगा, इस कंडीशन में हिरण की संख्या बढ़ती जा रही है, और एक कंडीशन क्या आएगी कि वो सारी घास को खत्म कर देंगे। ठीक है। क्योंकि वहां पर कोई मांसाहारी जीव नहीं है जो कि डियर की यानी हिरण की जनसंख्या को कंट्रोल कर सके। ठीक है। और सपोज हिरण की जनसंख्या कम हो जाए तो शेर जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें भी अपने फूड के लिए, वो भी अपने फूड के लिए हिरण पर यानी कि शाकाहारी जीवों पर आश्रित रहते हैं। शाकाहारी जीव की संख्या कम हो जाएगी तो मांसाहारी जीव जीवित नहीं रह पाएंगे, और सिमिलरली मांसाहारी जीव ये नहीं रहेंगे या शाकाहारी जीव नहीं रहेंगे, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है हमारे पर्यावरण के संतुलन पर पड़ेगा। पर्यावरण का संतुलन जो है वो बेमेल हो जाएगा, और इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट हम पर भी पड़ेगा।
डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन और क्लियरिंग द फॉरेस्ट फॉर द यूज ऑफ वुड इन इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड पर्पज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो पेड़ पौधों का लार्ज स्तर पर उनका जो है उनकी कटिंग करना हमारे यूज़ के लिए और हाउस होल्ड पर्पस के लिए, इंडस्ट्रीज़ के निर्माण में जो हर जगह फर्नीचर वगैरह लकड़ियों का यूज़ होता है, इसके लिए जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जगह जगह स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं, खेती बाड़ी की जा रही है, इससे जंगल नष्ट हो रहे हैं। तो ये सब डिफॉरेस्टेशन की कैटेगरी में आता है। और ये डिफॉरेस्टेशन का जो सीधा इफेक्ट है वो किस पर पड़ेगा? मिट्टी पर पड़ता है। इससे मिट्टी की फर्टिलिटी घटती है और सॉइल की जो टॉप लेयर होती है हट जाती है। पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं? मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, पानी को होल्ड करके रखती हैं, मिट्टी की टॉप लेयर को प्रोटेक्ट करती हैं, सॉइल इरोजन जैसी समस्या से प्रोटेक्ट करती हैं, बाढ़ से बचाती हैं, लैंडस्लाइड से हमें पेड़ पौधे बचाते हैं। जब ये नहीं रहेंगे तो इन सारी समस्या का सामना हमें ही करना पड़ेगा। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का हमें यूज़ करना चाहिए, उन्हें उनका मिसयूज़ या एक्सप्लॉयटेशन, शोषण नहीं करना चाहिए। और अब आप देखेंगे कि जो है फॉरेस्ट जो है बहुत ही तेज़ी से उनकी कटिंग की जा रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और ये इंडस्ट्रीज़ के लिए हो रहा है। और जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमें घरों की भी आवश्यकता है। तो इसलिए क्या हो रहा है, जंगल फॉरेस्ट का जो एरिया है वहाँ पर जो है अर्बनाइजेशन हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है, फर्स्ट और जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, खेती बाड़ी भी करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा मात्रा में जो है क्रॉप का प्रोडक्शन भी होगा। इसीलिए क्या होता है, फॉरेस्ट के एरिया को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए यूज़ में लाया जाता है। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के लिए भी जो है उसमें भी फॉरेस्ट को नष्ट किया जा रहा है। जो जंगल होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, वहाँ से सड़कें निकाली जा रही हैं। और फॉरेस्ट एरिया जो हमारी कंट्री का करीबन 33% जो है टोटल एरिया है। और ये केयरलेसली जो पेड़ों की कटिंग हो रही, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये 33% था, लेकिन घटकर ये 22.7% ही रह गया है। तो हमें जो है थोड़ी अवेयरनेस लानी होगी, बहुत ही केयरफुली हमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ करना होगा। ये जो नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, लेकिन अगर ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए तो ये भी हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब एफॉरेस्टेशन क्या है? तो प्लांटिंग न्यू ट्रीज टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। ये एफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन है। जितनी ज़्यादा मात्रा में हम पेड़ पौधे लगाएंगे वो एफॉरेस्टेशन कहलाएगा। और चिपको मूवमेंट जो है टहरी गहरवाल में, ये एक इसका यूनिक एग्जाम्पल है जिसमें जंगलों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दी थी। हमें पता है फॉरेस्ट क्या होते हैं। फॉरेस्ट्री क्या है? एक रिवेन्यू सोर्स है। और फॉरेस्ट जो है कुछ समय बाद ये भी डिसअपियर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और आज हमारा सबसे बड़ा गोल क्या है? जंगलों का संरक्षण करना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स टू पीपल एंड इंडस्ट्री बाय अ वेल थॉट आउट प्लान ऑफ प्रोडक्शन। तो एक अच्छा प्लान करके और एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर जो है फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स का हम सीमित मात्रा में यूज़ करें और जंगलों के जो उत्पाद हैं उनका हम शोषण ना करें जहाँ तक हो। और इसके लिए कानून बनाया है हमारे गवर्नमेंट ने, और एक्ट हैं और इसका लॉ है। अगर कोई जो है गैर कानूनी तौर पर इसका मिसयूज़ करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ऑफ द फॉरेस्ट थ्रू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर इट्स रिस्टोरेशन। तो फॉरेस्ट को हम रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, इसका रिस्टोरेशन कैसे कर सकते हैं? जंगलों की सुरक्षा के कड़े नियम बनाकर जो है हम इसे रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और चिपको मूवमेंट जो है, यहाँ पर पेड़ों की जो कटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे काटे जा रहे थे, तो इसमें लोगों ने अपनी जो है जान भी दी थी। सुंदरलाल बहुगुणा का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए जो है बहुत प्रयास किया था। गांधी जी को भी पत्र लिखा था कि पेड़ों की कटाई को रोका जाए। और इसी के उसमें ही जो है प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। और ये रेनी सीज़न की जो स्टार्टिंग होती है स्प्रिंग सीज़न में, जब ही सेलिब्रेट किया जाता है। हर स्कूल में इसे मनाया जाता है और सब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट होते हैं और एक रोल प्ले के थ्रू जो है वन महोत्सव के जो महत्व है उसे समझाते हैं। और सोशल फॉरेस्ट्री जो है ये
हर सिटीज़न को इनकरेज करती है, बढ़ावा देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, गाँव में, कस्बों में, रेलवे लाइंस पर और सड़कों के किनारों पर, कैनाल्स वगैरह पे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और चैप्टर की एक्सरसाइज अब हम करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड, तो पेड़ों का जो ऊपरी हिस्सा होता है जो कि छतरी के जैसा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे कैनोपी कहते हैं। अंडर स्टोरी क्या होता है, ये जो है पेड़ों के नीचे की जो है मिट्टी के बीच का हम बोलेंगे जो जगह होती है अंडर स्टोरी कहेंगे। क्राउन एक छत्र होता है, ताज जैसी स्ट्रक्चर होती है। ग्राउंड फ्लोर जो है ग्राउंड सरफेस को कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, तो रबर, गम्स, रेजिन्स और आयरन। तो आयरन क्या है, एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। नाउ टू क्योर लेप्रोसी वी यूज, कोढ़ रोग के उपचार में हम इनमें से कौन से फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, छाल मोगरा, मैरीगोल्ड, ईशबगुल और सिनकोना। छाल मोगरा का यूज करते हैं हम लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में, और मैरीगोल्ड का यूज हम कहाँ करते हैं, चोट लगने के बाद ब्लड का जो फ्लो है, सप्लाई वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें हम मैरीगोल्ड का यूज करते हैं, गेंदे के फूल का यूज करते हैं। और इसबगुल जो होता है, इसबगुल इसका यूज जो है क्रोनिक डिसेंट्री के उपचार में किया जाता है। सिनकोना का यूज मलेरिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट फॉरेस्ट से मिलता है, मेडिसिनल प्लांट्स, टिम्बर, पेपर एंड ऑल ऑफ दिस। तो हम सभी जानते हैं कि ये सब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो आंसर जो है डी आएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है दिस फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द सी इन द लार्ज डेल्टास ऑफ रिवर्स, तो नदियों के जो डेल्टाज होते हैं और वहां पर और समुद्र के किनारे जो पौधे जो जंगल पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट, टिडल फॉरेस्ट या अल्पाइन फॉरेस्ट। तो टिडल फॉरेस्ट जो है ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, दे आर फाउंड नियर द सी इन द लार्ज डेल्टाज ऑफ रिवर। ठीक है, टेक द करेक्ट वर्ड्स एंड फिल अप द ब्लैंक्स। बी वाला क्वेश्चन है, तो रेन और फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल फ्लड्स। सॉइल इरोजन से कौन बचाता है, फॉरेस्ट बचाते हैं, तो यहाँ फॉरेस्ट फिल करेंगे। इंडिया हैज़ अ वेरी रिच और पुअर फ्लोरा एंड फाउना, तो हमारे देश का जो फ्लोरा और फाउना है वो बहुत ही रिच है, तो यहाँ रिच आएगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट आएंगे। कहाँ पाए जाते हैं, ये पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्व भारत में पाए जाते हैं। कैनोपी और फॉरेस्ट फ्लोर इज द ग्राउंड सरफेस ऑफ द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट फ्लोर क्या होता है, ग्राउंड सरफेस होता है जंगल का। प्लांट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, प्लांट्स क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो प्लांट जो है वो नाउ स्टूडेंट्स प्लांट जो है वो ऑक्सीजन देते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, तो प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड, तो ऑक्सीजन आएगा इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्हें हम प्रोवाइड करते हैं, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करते हैं और ऑक्सीजन का इनहेलेशन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन आप देखेंगे, टिक फॉर करेक्ट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। फ्लड्स आर कॉज्ड बाय एफॉरेस्टेशन, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जो बाढ़ आती है वो एफॉरेस्टेशन की वजह से होती है, नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फ्लड जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से आती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, प्लांट्स की बैलेंस इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसे बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, कटिंग ऑफ ट्री इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, फॉरेस्ट इंक्रीज रेनफॉल बाय कीपिंग द एयर कूल एंड रिलीजिंग वाटर वेपर इन द एयर, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं, रेनफॉल को बढ़ाते हैं और हवा को ठंडा रखते हैं और वाटर वेपर को रिलीज करते हैं हवा में। ड्राई फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन सदर्न प्लेट्यू, तो ड्राई फॉरेस्ट जो है वो सदर्न प्लेट्यू में पाए जाते हैं, नहीं, ये डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब नेम द फॉलोइंग में हम पढ़ेंगे, अ ह्यूज अम्ब्रेला फॉर्म्ड बाय क्राउन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, क्या बोलते हैं उसे, कैनोपी कहते हैं।
श्रब्स ग्रोइंग अंडर टॉल ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट, उसे क्या बोलेंगे, अंडर स्टोरे बोलेंगे, अंडर स्टोरे होता है ये, अंडर स्टोरे है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। प्लांटेशन ऑफ न्यू ट्रीज टू इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया एफॉरेस्टेशन कहलाता है। मैंग्रोव्स आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, टीडल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नाउ राइट द नेम्स ऑफ ट्रीज फाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, रोजवुड, महागनी एंड इबोनी। मानसून फॉरेस्ट में सॉल्ट, टीक और सैंडल पाया जाता है, सैंडलवुड। टीडल फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, टीडल फॉरेस्ट में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। और मानसून फॉरेस्ट में सॉल, टीक, तो साल, सागौन और चंदन के पेड़ पाए जाते हैं मानसून फॉरेस्ट में। और टीडल फॉरेस्ट में मैंग्रोव्स ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है, जिनकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैले होती हैं, समुद्र की जो डेल्टाज जहाँ बनते हैं वहां तक, या समुद्र में नदियों के जो डेल्टास होते हैं समुद्र के किनारे होते हैं ये पौधे पेड़। अल्पाइन फॉरेस्ट में पाइन और सडर पाए जाते हैं। ड्राई फॉरेस्ट में कीकर और बबूल पाए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।